तो बच्चों कल हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्स्ट पार्ट की ना। कल उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया था और क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कौन से फैक्टर अपना इफेक्ट डालते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कौन से फैक्टर अपना इफेक्ट डालते हैं, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब तक सारे बच्चे आगे जुड़ रहे हैं तब तक एक क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम लोग खत्म कर लेंगे और टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर भी आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूं, उसने आपसे ऐसे कह दिया कि रेजोनेंस आयोनिक एनर्जी of CH bond is 5.75 kilocalories। ठीक है ना। If electronegativity of a hydrogen is 2.1, calculate इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो कह रहा है कि बेटा हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा है। रेजोनेंस आयनिक एनर्जी आपको बेटा दे रखी, कल मैंने बताया था डेल्टा। अब आपको बता दें इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। कल बेटा मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, ऐसा एक फार्मूला दिया था, x से माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208, ऐसा बेटा लिखा था डेल्टा ए बी, ऐसे लिखा था ना। ये फार्मूला था। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है। ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है ए और बी एलिमेंट की। इसका मतलब अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले ले बेटा XC और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले ले XH, तो ये बेटा हो जाएगा 0.208 हो जाएगा ना। और ये बेटा 5.75 है। ये पूरी वैल्यू दे रखी है। हमने कहा था ये जो डेल्टा ए बी है, हमने आपसे कहा था ये जो डेल्टा ए बी है ना, वो पूरा क्या है, रेजोनेंस आयोनिक एनर्जी है। याद करो, ये रेजोनेंस आयोनिक एनर्जी होती है। और इस पूरे डेल्टा ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5.75, यहां लाके रख देते हैं। अब क्या बचा, कुछ नहीं। अब आपको बेटा पता है कि हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको 2.1 दे रखा है, 0.208 हो गया, ये तुम्हारा 5.75 हो गया। हाइड्रोजन की ये इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो लगभग 2.55 के आसपास कुछ आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ऐसे न देते तो ये डायरेक्ट है ना, आसान है थोड़ा। कंपटीशन वाले बहुत परेशान नहीं करते कि बहुत आपको लंबा करना पड़े। वो ऐसा नहीं करते कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे दें जिसमें आपको 10-15 मिनट लग जाए। वो जानते हैं कि एग्जाम में टाइम कम होता है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया उसने। खाली आपको वो ये जानना चाह रहा था कि आपको ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है। किलो कैलोरीज में है, अगर किलो जूल में देते तो यहाँ पे ये वैल्यू 0.1017 हो जाती। कुछ याद आया? नहीं याद आया? हमने कहा था अगर ये एनर्जी किलो कैलोरी के बजाय अगर ये किलो जूल में हो जाए तो यहाँ फार्मूला 0.1017 हो जाएगा। याद आए कुछ? ये खास बात थी। अच्छा, ये भी हमने बताया था इस डेल्टा ए बी की वैल्यू क्या होती है, मैंने ये भी बेटा बताया था। मैंने ये भी बताया था बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। अगर उसको सवाल को थोड़ा टफ करना होता, अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होता तो आपको ए बी की बॉन्ड एनर्जी देता, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी देता, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी देता, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी देता,
वो सब रखते, पहले डेल्टा ए बी निकालते, फिर डेल्टा ए बी लाके यहाँ रखते, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते, तब सॉल्व करते। तो इस चक्कर में तो तुम्हारे 5-7 मिनट लग जाते हैं ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू दे देगा और सीधे सीधे आपको इन दोनों में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगा। पता यह हो सकता है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तुमसे डिफरेंस पूछते तो डिफरेंस तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, 2.1 भी नहीं दिया होगा, तब फिर आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटा क्वेश्चंस भी छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं, वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम में आए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगर फार्मूला है तो भाई कभी आपसे पूछ ही सकता है। और बाकी हम पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन तो आपको पढ़ा चुके हैं ना। आज हम लोग बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे थे। हमने आपसे कहा था कि आज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज, तो वो पढ़ लेते हैं जरा। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट बेटा पढ़ लेते हैं। अब हमने यहां लिया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लिया बेटा आपके पास दो डिफरेंट एटम हैं, और अगर आपके पास दो डिफरेंट एटम हैं और उनके बीच में आपने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, तो आपको ये बात तो पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। और अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज्यादा है, तो अगर दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 तक है तो बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर मानते हैं। लेकिन जैसे ये डिफरेंस 0.4 से ऊपर जाता है, बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मैं यही ले रहा हूं, है ना, पहला मैं यही ले रहा हूं, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, वो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से निकाल सकते हो ना, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। देखो अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब दोनों आइटम सेम टाइप के हैं, Cl2 Br2 I2 H2 वाला N2 है ना, तो बॉन्ड अपने आप क्या होगा, नॉन पोलर, कोवेलेंट। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 या इससे कम है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या इससे कम है तब भी हम लोग बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है, ये लिखा हुआ है CH, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भाई साहब आया 0.4, हम CH बॉन्ड को भी नॉन पोलर मान के चलते हैं। आप समझो जरा, अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन 1.7 से कम हो, आप ये भी बोल सकते हो कि 0.4 से ये 1.7 के बीच में हो, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझना। अब ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में काम पड़ने वाला है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत कायदे से आने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए कायदे से, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आना चाहिए। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग कभी डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, जो लोग पढ़ाते हैं जुगाड़ से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब पूरी जानकारी चाहिए तो आपको इस, क्योंकि बार बार ये सब वर्ड आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, आयनिसन पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगी, एटॉमिक से बार बार आएगा, तो वो भाई पीरियोडिक टेबल से तो मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो कहां से मिलेगा तुम्हें, एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज्यादा और 1.7 से कम है तो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट होता है। ठीक है ना, ये पोलर कोवेलेंट होता है। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट नहीं, उसे पोलर बोल देते हैं या आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। बस केवल इसका एक एक्सेप्शन है, बस इसका बेटा केवल एक एक्सेप्शन है, पता है उसका रीजन है, इसका एक्सेप्शन है HF।
देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा कितना आया 1.9 आया। तो अगर 1.9 आया तो बॉन्ड कैसा होना चाहिए आयनिक, जबकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यही एक्सेप्शन याद रखना बस। इसलिए कुछ किताब वाले ऐसा लिख देते हैं कि अगर 1.9 से ज्यादा है तो बॉन्ड आयनिक मानना है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर 1.7 से ज्यादा है तब भी बॉन्ड आयनिक हो जाएगा। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है आपको, क्या HF। जानते हो क्यों? हाइड्रोजन यार कभी इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर ही नहीं सकता। अगर दो एटम है तो दो एटम, अगर दो एटम के बीच बॉन्ड बनना तो हाइड्रोजन कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बेचारे खुद के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तभी किसी को डोनेट करता है जब उसको पता होता है कि मुझे पीछे से कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड वाला में, अमोनियम आयन वाला में। तो हाइड्रोजन कभी इलेक्ट्रॉन से डोनेट थोड़ी कर सकता। हाइड्रोजन तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के साथ बेटा क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयर करेगा तो बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा, कोवैलेंट। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब HF ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, लेकिन फिर भी वो पोलर कोवैलेंट है। बाकी सब केसेस में अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड को आप आयनिक मान सकते हैं। ये सारी कंडीशन आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, जैसे ही आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट होगी कंडीशन आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, है ना। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड जो होते हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ये तो बेटा पहला एप्लीकेशन था, एक तरह का एप्लीकेशन ही था वैसे। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, बात समझना। अब हम दूसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, आपको शायद पता भी हो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है ना, इन ए बी मॉलिक्यूल। मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है, जाहिर सी बात पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो उसके बीच में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, किस तरीके से हम लोग आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। ध्यान देते हैं। तो बेटा आयनिक कैरेक्टर निकालने के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ऐसा हेनरी स्मिथ इक्वेशन भी कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम भी चेक करें, मत पढ़ो। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का पहला फार्मूला है। X से XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। X से बेटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है ना। तो अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करो तो सीधे सीधे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। जैसे मान लो, खाली एग्जांपल नहीं मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज कर लिया आपके पास HCl है, तो भाई साहब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3 होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपको पता ही है 2.1 होती है। तो इसे आप XA मान लेंगे, इसे आप XB मान लेंगे, तो XA और XB का जो डिफरेंस आया वो बेटा 0.9 आ गया। 3 से 2.1 माइनस किया, 0.9 आ गया। अब मान लिया आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना इन HCl, तो क्या लिखोगे, 16, ये हो जाएगा 0.9 प्लस ये बेटा हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर लगभग 16.8 या ऐसे कुछ आ जाएगा, 17% के आसपास, लगभग 17% के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब HCl के मॉलिक्यूल में 17% आयनिक कैरेक्टर है। तो अगर 17% बेटा आयनिक कैरेक्टर है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हुआ, अब 83% यार। अगर आयनिक कैरेक्टर 17% है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 83% हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना।
आयनिक कैरेक्टर अगर इतना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर 100 से माइनस करते हुए आ जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों एलिमेंट की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे दें तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना? ये फार्मूला आप नहीं पता तो आप नोट कर लिए, आपको काम पड़ेगा कई बार काम पड़ेगा। लेकिन हम एक आपको जानकारी देना चाहते हैं, एक बेटा जानकारी तुम्हें हम ये देना चाह रहे हैं, कुछ चीजें तुम्हें याद भी होनी चाहिए। याद होने का मतलब क्योंकि सब तो वहां नहीं निकाल पाओगे ना, जो बहुत ही फेमस चीजें होती है वो अपने आप याद हो जाती है, बहुत खास लोगों के नंबर होते हैं अपने आप याद हो जाते हैं, है कि नहीं? जैसे घर का कोई बहुत पर्टिकुलर नंबर है तो आपको याद होगा, अब मोबाइल खो जाए तब भी तो मिला लोगे। तो वैसे कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लिया हमने कहा आपके पास ये लिखा HF, ये बेटा आपके पास लिखा HCl, ये लिखा आपके पास HBr और ये लिखा आपके पास HI। ध्यान रखना, HF मॉलिक्यूल हमने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी आयनिक कंपाउंड दो एटम के बीच में तो बनाएगा नहीं। तो इसमें बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 42% होता है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर 42% हो गया तो भाई साहब कोवेलेंट कैरेक्टर कितने परसेंट होगा? 58%। HCl मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 17% आयनिक है, तो जाहिर सी बात बेटा 83% क्या होगा? कोवेलेंट। HBr मॉलिक्यूल लगभग 11% आयनिक होता है, तो 89% के आसपास क्या हो जाएगा? वो कोवेलेंट हो जाएगा। और HI जो है मात्र बेटा 5% आयनिक होता है, तो ये 95% क्या हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। अब ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में जब फजांस रूल पढ़ाएंगे ना, पोलराइजेशन का कांसेप्ट, तब काम पड़ेगा। देखो ये नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव आयन का साइज जब बढ़ता जाता है बेटा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है। बताएंगे पोलराइजिंग पावर क्या होती है? नेगेटिव आयन का साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता जाता है, और पोलराइजेशन बढ़ने से कोवैलेंसी बढ़ती है, वो बढ़ रही है, कोवैलेंसी बढ़ती है और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? घटता है। तो इन चारों का तो तुम्हें याद होना चाहिए था, वैसे नहीं याद है तो निकाल तो सकते ही, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, लेकिन इतना टाइम वहां कहाँ होगा। तो कुछ के बारे में थोड़ा आपको रफ आइडिया होना चाहिए। इसका मतलब HF इज मोस्ट आयनिक, लेकिन आयनिक का मतलब ये नहीं कि आयनिक कंपाउंड हो गया। कोई भी कंपाउंड आयनिक कब होता है बेटा? जब ये आयनिक कैरेक्टर 50% को क्रॉस कर जाए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर किसी कंपनी के आपके पास 48% शेयर्स हैं तो क्या तो मालिक हो गए कंपनी के अंदर? जैसे ही आपके पास उस कंपनी के 51% शेयर हो जाएंगे आप मालिक हो जाओगे। पता है बात? जैसे ही यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर 51% हुआ कंपाउंड आयनिक बन जाता है। तो अगर ये 51% आयनिक हो गया तो कंपाउंड को भी आयनिक बोलेंगे, तो 49% क्या हो जाएगा? कोवेलेंट हो जाएगा। इसलिए ये 50% के अंदर है, इसका मतलब कंपाउंड सब कोवेलेंट है। जैसे 50% से ऊपर आयनिक कैरेक्टर जाता है वो कंपाउंड अपने आप में आयनिक हो जाता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो जैसे 50% को ये क्रॉस करता है कंपाउंड अपने आप आयनिक हो जाता है, कंप्लीट आयनिक बॉन्ड बना देता है वो। चलो तो ये बेटा पहला फार्मूला बताया हमने कि आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक दूसरा फार्मूला बेटा होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, एक दूसरा फार्मूला भी होता है, हालांकि बहुत कम पॉपुलर है, 18xa माइनस xb पावर 1.4। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि लॉग वॉग निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसका इस्तेमाल मत करिएगा, लेकिन याद रखो ये भी एक आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है तो आयनिक कैरेक्टर निकालने का बेटा ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम बेटा तीसरा एप्लीकेशन ले रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर आपने निकाल लिया, अब हम तीसरा बेटा एप्लीकेशन लेते हैं। वो बेटा ले रहे हैं हम यहां पर बॉन्ड एनर्जी। कभी कभार आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी कंपेयर कर सकते हो, हमेशा नहीं, लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना है तो आप बॉन्ड एनर्जी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सब में नहीं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख करके बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी।
दो एटम के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो से ज्यादा एटम है तो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर और लग जाएंगे ना बाद में। हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया, ठीक है ना, जैसे मान लिया आपसे भी मैंने बताया था ये HF था, ये HCl था, ये HBr था और ये HI था। अब आपको पता है यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये 4 है और इसका कितना होता है 2.1। तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आएगा, इसका 3 होता है, इसका 2.1 होता है, यहाँ पर ये 0.9 आएगा, इसका 2.8 होता है, इसका 0.1 होता है, यहाँ 0.7 आएगा, इसका 2 हल्का सा 0.45 के आसपास आता है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जा रहा है तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप कम होती जाएगी। लेकिन ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे ही अप्लाई होगा और सारे बॉन्ड सिंगल बनने चाहिए। अब ये ना बोल देना तुम N2 और O2 पे लगा लो, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में क्या है डबल बॉन्ड है। O2 में डबल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो अंडरस्टूड है ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बना हुआ या सब में डबल बॉन्ड बना हो, है ना, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सब में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो हम लोग यार केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। बॉन्ड एनर्जी के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। अच्छे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं बेटा। चलो तुमसे मजाक में पूछते हैं, क्या मजाक में आपसे एक मजाक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपने सही बताया तो 50 रुपए का इनाम भी है। तुमको मजाक लग रहा होगा कि पैसे कहां तुम कैसे दे दोगे ना। चलो खैर देखते हैं क्या कहते हैं। मान लिया बेटा हमने कहा ये लिखा है O2, ये यहां पे लिखा है C2, ठीक है ना, और सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है चलो दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया B2। ये सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब उसने कहा चलो एक और ले लेते हैं, मान लिया लिख दिया हमने S2। उसने कहा इन चारों मॉलिक्यूल को बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनेंगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप बेटा तब निकालते हो यहाँ पे जब सेम टाइप के एटम है तो इनका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आएगा ना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आएगा तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो ऐसे भी नहीं आ सकता, सेम टाइप का एटम है। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। जब आपको हम केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे तब मजा आएगी। पढ़े तो बहुत हो गए जुगाड़ उगाड़ से, और जुगाड़ काम नहीं आते हैं कई बार, आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। सुनो अच्छा, O2 मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो ऐसा होता है। आपको अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा कि 2 होता है। ये बॉन्ड बेटा सिग्मा होता है, ये बॉन्ड पाई होता है, ठीक है ना। चलो अभी सिग्मा पाई की बात नहीं करते हैं। C2 मॉलिक्यूल में भी ऐसा डबल बॉन्ड होता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा 2 है। B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना इस समय हम। और हाइड्रोजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है। तो जाहिर सी बात है जिसमें डबल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड वालों से तो ज्यादा होगी। तो क्या समझे, डबल बॉन्ड वालों की एनर्जी सिंगल बॉन्ड वालों से तो हमेशा ज्यादा ही होगी, ये तो पक्का है ना। अब चलो इन दोनों के बारे में बात करो, मतलब इन दोनों की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। O2 और C2 की एनर्जी B2 और S2 से तो ज्यादा होनी है। अब पहले हम O2 और C2 के बारे में बात करें। जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ये बॉन्ड सिग्मा होता है, ये बॉन्ड पाई होता है। हालांकि आपने पढ़ रखा कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी लिखता है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो अभी जल्दी 2000 लास्ट ईयर तो आया था नीट में। ये बेटा सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हो, तुम्हारे हिसाब से होगा? ऐसा है नहीं, इसमें दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। एनसीईआरटी लिखता भैया,
और सही है, उसका रीजन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे। ये अब देखो जरा यहां पर, आपको ये बात तो पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? सिग्मा और पाई बॉन्ड में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? सिग्मा बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड तो कॉमन हो गया एक एक, अब इसमें एक पाई है और एक इसमें सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी पाई बॉन्ड से हमेशा ज्यादा होती है, पता होना चाहिए आपको। तो आपको नहीं पता तो केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, इसका मतलब O2 की एनर्जी C2 से ज्यादा होगी। कुछ भाई लोग, कुछ बहन जी लोग क्या कर देंगी, कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जब सेम है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। गलत। C2 मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, उसका रीजन हम बताएंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, इसमें फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन ये C2 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनसे पाई बॉन्डिंग बनते हैं। ठीक है, अब बेटा ये B2 और S2 आया, इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा होगा ही होगा। और आपको ये लगता होगा कि सिंगल बॉन्ड बना तो हमेशा सिग्मा होगा, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। ये B2 बॉन्ड जो अकेला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, क्योंकि B2 मॉलिक्यूल को भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करोगे तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड हो सकता है। इस बार एक क्वेश्चन आ जाए, लास्ट ईयर आ चुका है घुमा फिरा के। अब आप ध्यान देना, इसमें ये जो पहला बॉन्ड बना वो सिग्मा नहीं है, पाई बॉन्ड है। और आपको पता होना चाहिए सिग्मा और पाई बॉन्ड वैसे 99% केसेस में पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है, लेकिन B2 मॉलिक्यूल में पहला बॉन्ड पाई है। C2 में पहला भी पाई है, दूसरा भी पाई है, दो एक्सेप्शन याद रखो ये। ठीक है, अब जाहिर सी बात सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, तो उसके बाद S2 आएगा, फिर उसके बाद बेटा B2 आएगा। ये जबरदस्त आंसर निकल के आ गया। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया सारे आ गए थे, ठीक है ना, तो हमारी तरफ से अपने घर में पिताजी से 50 रुपए मांग लेना उधार। उधार क्या हो तो प्राइस के फॉर्म में मांग लो, बोल दो 50 रुपए तो आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्योंकि अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये भी पक्का है कि इंजीनियर डॉक्टर बन जरूर जाओगे, और बन जाओगे तो 50 नहीं 50 लाख भी कमा सकते हो। नहीं कर पाए तो इसको पढ़ना स्टार्ट करो, तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो। मान लिया कुछ नहीं आता तो आ जाएगा, ऐसा क्या है। जिसने पढ़ना जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन से उसको आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा जरूर आपको। 100 सिलेक्शन में टाइम लग सकता है लेकिन हो जरूर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाइए। लेकिन इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है ना, सेम टाइप का बॉन्ड बना है, सिंगल है तो सिंगल है, अगर डबल है तो डबल है, तो आप निकाल सकते थे बॉन्ड एनर्जी। एक बात और कर लेते हैं, ध्यान देना, एक बात और कर लेते हैं। जैसे मान लिया बेटा आपसे मैंने कहा, आपसे उसने फोर्थ एप्लीकेशन ले लिया, बॉन्ड लेंथ हमेशा तो नहीं हो जाएगा लेकिन कुछ केसेस में तो जरूर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का तुम्हें बेटा एक फार्मूला है। मान लिया ए और बी एटम है और उनके बीच की डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ ही है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, उसको सिंबल ऐसे देंगे DAB। इसका बेटा एक फार्मूला होता है RA प्लस RB माइनस 0.09, ठीक है ना, XA माइनस XB। RA RB क्या है समझ जाओ, रेडियस ऑफ ए एटम, RB क्या है, रेडियस ऑफ बी एटम, XA क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। यहां माइनस लगा हुआ है। अब इससे ये फार्मूला है बेटा, इससे भी बॉन्ड लेंथ कई बार निकलती है। अगर आपको हम ए एटम और बी एटम के रेडियस दे दें और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे दें तो आप बॉन्ड लेंथ उसकी निकाल सकते हो। अगर एंगस्ट्रॉम में देंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, तो आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो ए और बी के बीच में। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर ये XA और XB की वैल्यू कम है तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। कुछ बात समझ में आ रही? अगर A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होती है, और ये XA और XB का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा था, तुम अपने आप दिमाग लगा लो।
अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब एटम एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, एटम से एक दूसरे के पास पास है, तो बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो जाएगी। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, और ये डिफरेंस अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो इससे भी आप कभी कभार बॉन्ड लेंथ से भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के लिए बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं ना। एक तो केमिस्ट्री में कोई एक फैक्टर किसी चीज थोड़ी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। तो आप इसका मतलब बॉन्ड लेंथ के बारे में भी थोड़ा बहुत अनुमान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाला जा सकता है। हमने एक बात और बताई थी, बॉन्ड एंगल। हम लोग कभी कभार बॉन्ड एंगल के बारे में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो बॉन्ड एंगल से काफी कुछ प्रभावित होती है बेटा। बॉन्ड एंगल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी कुछ इफेक्टेड होता है। जैसे मान लो आपसे हमने कहा ये अमोनिया है, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, वो आ गया तो समझ जाओ आपको 20% केमिस्ट्री आ गई। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड एंगल बेटा 107 डिग्री होता है। अब एनसीईआरटी तो 106.75 लिखता है, लेकिन 107 मान ले रहे हैं। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया हो गया, फास्फोरस का हाइड्राइड PS3 हो गया ना, ये बेटा हो गया PS3। अब PS3 में फास्फीन, मतलब इसमें बॉन्ड एंगल 93.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब आपको यहां एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम पड़ जाएगा। देखो जरा, ये नाइट्रोजन का, ये तो भाई कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन हमेशा दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिंदगी भर के लिए याद कर लो, तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यार हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होती है, 3 होती है ना। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है। ये अमोनिया का नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेटा यहाँ पर हाई हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर हाई हो जाएगी, तो इन सभी बॉन्ड में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और जब बॉन्ड में रिपल्सन हो जाएगा तो बॉन्ड एक दूसरे से दूर भागेंगे। घर में आपस में लोगों में झगड़ा लड़ाई होता रहा तो कोई साथ नहीं रहना चाहता, दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो जब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पे आके रुकता है, क्योंकि इस स्थिति में इस बॉन्ड एंगल पे आने पे इसको सबसे ज्यादा आराम मिलता होगा। तुमने अपने घर में झगड़ा किया, तुम हिमालय में भाग गए, इसका तुमको हिमालय में जाके बहुत आराम मिला। तो ये इस कंडीशन तुम कहोगे सर ये बॉन्ड एंगल इसी जगह पे क्यों रुका, क्योंकि इस जगह पे रिपल्सन मिनिमम फील होता होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल रुक गया। अब आपसे कहेगा अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। इसका शेप पिरामिडल है, इसका भी शेप पिरामिडल है। इसका बॉन्ड एंगल 107 है और इसका बॉन्ड एंगल एकदम से क्यों कम हो गया। कहेगा अमोनिया के कंपेरिजन में फास्फीन का बॉन्ड एंगल एकदम से क्यों कम हो गया, PS3 एकदम से क्यों कम हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से कम होती है ना, तो ये क्या करेगा, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, थोड़ा सा खींच पाएगा। इसका मतलब फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो रिपल्सन भी क्या होगा, कम। तो यहाँ पे बेटा रिपल्सन भी क्या होगा, लो या लेस, और रिपल्सन जब कम होगा तो बॉन्ड पास पास रहना चाहेंगे। तो इसका मतलब इसीलिए बॉन्ड एंगल इसका क्या होता है, लेस, इसके कंपेरिजन में कम होता है। ध्यान रखना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ऐसे वैसे मान लिया आपके पास वाटर है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, सल्फर का हाइड्राइड ले लिया, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा पी ब्लॉक में थोड़ा बहुत ना। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है, इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल एकदम से 92 डिग्री। कारण वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कारण वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग क्या करते हैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं तो एक टॉपिक पढ़ाते हैं क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में 3 चीजें आती हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एनर्जी। तब हम ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि पी ब्लॉक में भी बार बार आ ही जाता है।
अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, रिपल्सन बढ़ा देगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल रुकता है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत कम है, 2.5 होती है ना, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा, तो बॉन्ड में रिपल्सन कम रहेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल कम रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप बॉन्ड एंगल वगैरह के बारे में भी काफी कुछ अनुमान लगा सकते हो। तो ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें के लिए यूट्यूब से पढ़ाने में मुझे एक प्रॉब्लम आ रही, बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल तो हूँ नहीं, तभी भी हमने बुढ़ापे में काफी कुछ सीख लिया। ऑनलाइन पढ़ाना, ये करना, टैबलेट से कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, सब सीख डाला हमने, ठीक है ना। इतना इसके लिए हम लोग मंडली इतना प्रिपेयर नहीं, हम लोग तो क्लासरूम टीचिंग वाले लोग हैं। हालांकि मैं तो थोड़ा बहुत करता रहता था, लेकिन हमारे साथ वाले लोग तो बहुत सारे ये भी नहीं करते थे। मैं तो घर बहुत सारा काम करता रहता हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ मैं, है ना। तो उसमें क्या है, फोकस की प्रॉब्लम आ रही थी कि फोकस कभी दूर जाता है, कि पास आता है तो आपको कभी ब्लड दिखता होगा, कभी क्लियर दिखता होगा। तो ये जब दूर हो जाएगा, मैं दूर कर लूंगा, तो मैं इसके लाइव क्लास लूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, फोकस को फिक्स करने वाली, है ना, या आपको पता हो तो आप भी मुझे भेजिएगा, मैं हमें व्हाट्सएप कर देना कि सर इसका फोकस ऐसे फिक्स करते हैं यूट्यूब पे लाइव जाने पर, वो तो कैमरा वाला फोकस तो फिक्स कर लेता हूँ मैं, है ना। तो आप उसको बताइएगा, तो फिर हम लोग फिर से लाइव आ जाएंगे, वरना हम आपको क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। जैसे हम कल आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा वीडियो को शानदार बना के शाम तक अपलोड कर देंगे। ऐसे करते रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं कल।